अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। अब ये तो तय नाज़रीन के इलेक्शन जो है 90 दिन में नहीं होने, कम अज़ कम 2023 जो है वो इलेक्शन ईयर नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने वाजे कर दिया कि अब इलेक्शन नई हल्का बंदियों के तहत होंगे, नई मरदमशुमारी के तहत होंगे। इससे पहले जब ये बात की जा रही थी कि नई हल्का बंदियाँ और मरदमशुमारी के तहत होंगे, तो उसमें पहले तो ये भी बात की जा रही थी कि जनाब जो आबादी का तनासुब बढ़ा है, आबादी का तनासुब तब्दील हुआ है, और ये बहुत सारी चीज़ें कि जिसमें नंबर ऑफ़ सीट्स जो है वो भी बढ़ सकती हैं या कमोबेश आगे पीछे हो सकती हैं, जिसके लिए आईनी तरमीम की ज़रूरत होगी। और मसला ये है कि असम्बलियाँ इस वक्त मौजूद नहीं हैं, तो वो बाद में एक सहूलत यह आई कि जनाब जो तब्दीलियाँ नहीं होनी है, सीटों की तादाद में कोई तब्दीली नहीं होनी, बल्कि महज जो हल्का बंदी है, जो डिलिमिटेशन है, काम होगा। अब यहाँ ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या वाकई ये सारी चीज़ें जो ट्रू लेटर एंड स्पिरिट है मरदमशुमारी की, जो नई सेंसस है डिजिटल मरदमशुमारी की, उसके हिसाब से हो रही हैं या नहीं। इसके ऊपर मैं बात करूंगा। आज सबसे पहले कंवर मोहम्मद दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर। ये सबसे पहले फरमाइए कि ये जो पहले बात की जा रही थी कि सीटें जो हैं वो कम या ज़्यादा नहीं होंगी, अगर हुई तो उसमें एक तरमीम की ज़रूरत होगी, पार्लियामेंट चाहिए, पार्लियामेंट इस वक्त है नहीं, लेकिन अब ये हुआ कि उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ डिलिमिटेशन। तो बुनियादी सवाल ये है कि क्या आप समझ रहे हैं कि ये ट्रू लेटर एंड स्पिरिट के अंदर हो रहा है, अगर इसको इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है? नहीं, ये बात बड़ा अहम टेक्निकल बातें भी हैं। इसके सबसे बड़ी बात है कि हुकूमत के साबिक़ा हुकूमत के लिए अपने वफादार 5 अगस्त जब 3 दिन के बाद असम्बली डिजाइन हो रही थी, कौमी असम्बली, उन्होंने अचानक अमरजेंसी मुश्तरका वफादार कौंसिल का इजलास तरफ करके और वो जो मरदमशुमारी, जो डिजिटल मरदमशुमारी की थी, उसका उन्होंने गजट नोटिफिकेशन करवा के इलेक्शन कमीशन को बंद करे खड़ा कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने इससे 2 हफ्ते पहले एक बयान जारी किया था, अपना सरकारी बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि चूंकि अभी तक ये डिजिटल मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, तो अब हम पुरानी मरदमशुमारी जो के तहत और पुरानी हल्का बंदियाँ जो हमने 5 अगस्त 2022 को की थी, उसके तहत हम हल्का इंतखाबात करवा दें। लेकिन अचानक 5 अगस्त को मुश्तरका वफादार कौंसिल सामने आ गई। हमें ये कि शायद सिंध के वज़ीर आला जो हैं और बलूचिस्तान के वज़ीर आला इस पर अपने इख्लाफी नोट लिखेंगे, तो फिर ये मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन नहीं होगा। लेकिन दोनों वज़ीर आला ने दस्तखत कर दी। तो ये सारे मामला को देखते हुए अब इलेक्शन कमीशन को आइन के आर्टिकल 51 और सब सेक्शन 5 के अंडर आ गया कि तो अब जब नोटिफिकेशन हो जाए तो आप नई हल्का बंदियों के तहत नई हल्का बंदियाँ करवाएं। अब एक और बड़ी बात, चलिए नई हल्की बंदी जिसमें जहाँ तक सीटों का ताल्लुक है वो ठीक है, हमने भी देखा, हमारी जो इलेक्शन कमीशन से हुई थी कि जनाब अगर आप हल्का बंदी कराएंगे तो आर्टिकल 51 का सब सेक्शन 3 आता है बीच में कि आपने सीटों की नशिस्तें भी आगे पीछे करनी है। तो उन्होंने कहा ये मुश्तरका वफादार कौंसिल शायद के बारे में हल निकाले, तो मुश्तरका वफादार कौंसिल ने इस पर हल निकाला। वो भी आईनी इदारा है, आइन के आर्टिकल 153 के तहत मुश्तरका वफादार कौंसिल को वही आईनी हैसियत हासिल है जो बाकी आईनी इदारों को होती है। उसमें उन्होंने ये कहा कि जनाब इस पर हल्का बंदियां तो करवा रहे, लेकिन सीटों की मुख्तसर सीटें जो आगे पीछे हो रही हैं और सेक्शन आर्टिकल 106 के तहत वो ना करवाई जाए। तो ये सारी चीजें तो उसमें लिखा गया। अब ये एक और बड़ी अहम बात होनी है इस मामले में, जब ये हल्का बंदी हो जाएगी तो जो सीटें जो है अंदर सूबा वाइज वो इलेक्शन कमीशन के इख्तियार में है कि मसलन कराची की सीट जो है वो 1-2 इजाफा हो जाए, सक्कर सीट निकाली जाए, जहाँ आबादी ज्यादा है वहाँ सीटें वहाँ चले जाए। ये इंटरनल जो है ये ठीक है, यानी इंटरनल कोर्स जो है वो होगा, लेकिन जहाँ पे तरमीम के लिए पार्लियामेंट की जरूरत थी उसको टच नहीं किया गया। ठीक है, अच्छा, अब मौजूदा हालात में ज़ाहिर है कि उसमें बहुत सारी सियासी जमातें हैं। सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, खुद PTI, ये सब कह रहे हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, आइन इस बारे में बड़ा वाज़ेह है। और फिर पाकिस्तान बार काउंसिल जो है उसने भी कहा ये हल्का बंदियों की नई तरतीब जो है ये एक ताख़ीरी हरबा है। ये सियासी जमातें जो हैं वो इस वक्त जो ज़ोर दे रही हैं, उनको क्या खौफ है?
वो अपनी जगह नजर ये आ रहा है कि क्योंकि हल्का बंदियों का पंडोरा बॉक्स खुलने से ये जो 4 महीने के बजाय 6 महीने नहीं हो सकता है, उनको ये खतरात भी है, खदशात है, हमें भी खदशात हैं कि ये मुमकिन है 6 माह तक बात चल जाए। जब आप प्रैक्टिकल मुद्दे उतरेंगे मैदान में तो जो आपका एक 4 महीने का जो शेड्यूल आपने किया है वो जब जमीनी हकायक के सामने वो आगे भी जा सकता है, अदालतें जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो ये सारी चीजें जो है वो उसकी खदशात उनकी अपनी जगह पे दुरुस्त है। यानी लिटिगेशन में गए तो मामला और आगे बढ़ेगा ना, फिर जा सकता है। ये तो हमारे पाकिस्तान का कानून है, आइन में अपील करने का तो हर इदारे को हक हासिल है जिसकी। लेकिन सर आपको 2024 में लग रहे हैं इलेक्शन, मार्च 2024 से आगे बढ़े, वहां सेनेट इलेक्शन है, फिर ये पूरा निजाम कैसे चल पाएगा? इससे आगे जा सकता है क्या? मसला ये है कि आर्टिकल 61 भी आइन है और आर्टिकल 224 भी आइन है, कोई एक्ट तो नहीं हो रहा ना। एक और बड़ी बात है मैं आपको बताता हूँ कि हमारे सियासी जमातें हालात को छिपा देती है। ये जो हुआ है मुश्तरका मफादात कौंसिल और नई डिजिटल मरदमशुमारी, ये जनाब 18 जनवरी 2021 को मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास में जिसके चेयरमैन थे उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान था जी, तो इमरान खान की सरबराही में ये फैसला हुआ था सही नई डिजिटल मरदमशुमारी के तहत आइंदा इंतखाबात होंगे। 2017 की मरदमशुमारी टेम्परिंग है, बोगस है, फ्रॉड है। हमने सिर्फ उसको नजरिया जरूरत के तहत हमने 2018 के नशे करवा दिए, अदरवाइज हम 2017 की मरदमशुमारी को तस्लीम नहीं करते। आइंदा इंतखाबात नई डिजिटल मरदमशुमारी होंगे, उस पर 4 वज़ीर के दस्तखत और वज़ीर आज़म की हैसियत से इमरान खान के दस्तखत सही, उसके तहत ही ये सारा कुछ हुआ है ना, उसी के तहत हुआ सारा कुछ। अब उसमें ठीक है कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, ये वक्त नहीं कर सके नहीं, लेकिन उससे पहले जब वो अर्ली इलेक्शन की कॉल दे रहे थे और सारी चीजें हो रही थी, हिसाब से तो नहीं थी। वो तो था कि जनाब 3 महीने के अंदर इलेक्शन हो। इससे अब 1 साल पहले से जो तहरीक चल रही थी वो तो ये था कि उसके ऊपर, हालांकि वहां पर ये बात कही जा रही थी दूसरी तरफ से कि जनाब अब इलेक्शन होंगे तो वो नई मरदमशुमारी के तहत होंगे, वो तो ये चाहते थे उसी वक्त हो जाए। बड़ी अहम बात यह है कि जब इमरान खान ने 3 अप्रैल को असेंबली डिसॉल्व कर दी थी तो उस वक्त के चीफ जस्टिस, मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 7 अप्रैल को जो हंगामी हालात में रात को 10 बजे अदालत तलब की गई, उसमें चीफ इलेक्शन कमीशन को बुलाया कि आप कैसे कहते हैं जी इलेक्शन कैसे भी उन्होंने जी इलेक्शन हो जाएंगे। ये जो डिजिटल मरदमशुमारी का जो इन्होंने मुआहदा किया हुआ है मुश्तरका मफादात कौंसिल में, तो आप यूँ करेंगे, आप ऑर्डर जारी कर देंगे जी पुरानी हल्का बंदी में इंतखाब करवा दे तो मैं इंतखाब कल ही करा दूंगा। ठीक है, आप ऑर्डर जारी करें ताकि मेरे लिए रास्ता हमारा हो जाए, मेरे पास कानूनी रास्ता मिल जाए। मुझे मेरे पास तो कानूनी रास्ता है कोई, जिसमें लिखा हुआ है कि नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात होने आएगा, तो आप मुझे रास्ता दिखाएं, मैं अभी इंतखाब करवा देता हूँ। उन्होंने असेंबली बहाल कर दी। अच्छा, अब हम कंवर साहब आपसे हम कानूनी उमूर के ऊपर और सारे आइन आर्टिकल इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो रहनुमाई लेते हैं और आपकी नज़र सियासी चीज़ों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा है। मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी है इसमें बहुत अच्छे क्रेडेंशियल्स के लोग शामिल हैं, बहुत इंटेग्रिटी के लोग शामिल हैं। बुनियादी सवाल यहाँ पर यह है कि जनाब इनमें से कोई भी, क्योंकि इकॉनमी बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत सारे चैलेंजेस इस वक्त दरपेश हैं, ये 3 महीने या 6 महीने में मामलात बेहतर हो सकते हैं? और अगर इतने बड़े बड़े नाम शामिल हैं और वो 3-6 महीने में ना कर पाएँ तो फिर तो जाहिर है कि अपनी एक इंसान की शोहरत और नेकनामी दाव पर लग जाती है ना। तो क्या सेंस आता है कि ये मामला आगे चलेगा, खुल के काम करने का मौका मिलेगा? इमरान हुकूमत का मैंडेट बड़ा महदूद है, ये इनके पास ज्यादा से ज्यादा जो है वो 6 महीने से आगे जाने की गुंजाइश मुझे तो नजर नहीं आती। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदी करवाने के बाद उन्होंने शेड्यूल जारी कर देना है और वो 15 फरवरी से पहले इलेक्शन करवा देंगे, तो ये तो 6 महीने उनके माशी तौर पर तो क्या चलाएंगे? बस रूटीन के मामला चलते रहेंगे और आप डॉलर आगे पीछे, कभी 2 रुपये ऊपर पड़ गया, कभी 2 रुपये नीचे आ गया, उस वक्त तक रहेंगे। इनके पास तो कोई मैंडेट नहीं है और ना ही कोई इंटरनेशनल मुआहदा कर सकते हैं ये, ना ही किसी इंटरनेशनल कोई डॉलर मंगवा सकते हैं, इनके पास इख्तियारात ही कोई नहीं है। ये सारे मामले नहीं, अभी इख्तियारात, एक तो इख्तियारात में इजाफा हुआ, इख्तियारात में इनके इजाफा हुआ था, नंबर 1। नंबर 2 दूसरा ये कि फिर एक लिटमस पेपर जो होगा वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से का शेड्यूल होगा, वो अगर आ रहे हैं पाकिस्तान में तो इसका मतलब है कि सियासी जमातें समझ रही हैं कि अब वो इलेक्शन में जा रही हैं, अदरवाइज एक सवालिया निशान होगा।
जो सेक्शन 230 में जो उन्होंने तरमीम करवाई है वो सिर्फ वो है जो IMF के साथ मुआहदा हो गया है, पाइपलाइन में है, उस पर अभी अमल दरामद हो रहा है। उसमें अगर कहीं कमी पेशी हो जाए तो वो उनको इख्तियार दिए गए हैं वफाकी वज़ीर आज़म को, निगरान सेटअप को, कि जनाब आप इसमें तरमीम कर लें, आगे चल जाए, पीछे चल जाए, लेकिन कोई नया मुआहदा करने के पास इख्तियार नहीं है। ठीक है, गॉट योर पॉइंट। नाउ व्हाट अबाउट मियां साहब की वापसी? कितना, मैंने कहा कि एक टेस्ट होगा, बस लिखा हुआ, वो कोई किसी इंटरनेशनल वादा नहीं कर सकते, कोई कतर से नहीं कर सकते, दुबई से नहीं कर सकते, लेकिन जो ऑलरेडी पाइपलाइन में वादा आई है वो सिर्फ IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ। नहीं सर, मैं वो बात नहीं कर रहा। कंवर साहब मैं ये पूछना चाह रहा था कि इस वक्त मियां साहब की वापसी जो है वो सियासी जमातें जरा थोड़ा सा गेज करेंगी कि हाँ वाकई हालात साजगार हैं तो वो आएंगे, अदरवाइज एक मसला होगा। देखा जी, जहाँ तक हमें नजर आ रहा है कि बड़ी मोहतरम शख्सियत है नवाज शरीफ साहब, हम उनकी बड़ी इज्जत रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन उनके हालात ऐसे हैं कि उनका भाई है 16 महीने वज़ीर आज़म रह के घर चला गया जाती उम्र या पालोटाउन, तो वो उनके लिए रास्ता नहीं दे सका, उनके दौर में नहीं आए। तो केयर टेकर गवर्नमेंट तो कोई ऐसा मामला तो उनके पास इख्तियार नहीं है कि वो आइन और कानून में कोई तरमीम कर दे। वो जब आए, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी चंद रोज पहले वहाँ स्ट्राइक डाउन कर दिया। इसके तहत कहा गया था कि ये आर्टिकल 183 के तहत दोबारा नजरसानी की दरखास्त दे सकते हैं, वो स्ट्राइक डाउन। ठीक, तो ज़ाहिर है अभी तो आएंगे, मुकदमे भुगतेंगे, जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है कानून। तो मुझे तो नजर नहीं आ रहा कि ये जनाब मोहतरम शख्सियत है, मैं उसकी बड़ी इज्जत करता हूँ नवाज शरीफ साहब की। उनकी सेहत भी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं नजर आ रही है हमें जो टीवी पे देखते हैं। यानी हालात जो है वो आगे चल के कहा जाते हैं, अभी भी कोई सिमत जो है वो तय नहीं है और सियासतदान जो है वो बड़े तजब्जुब का शिकार हैं कि देखना यह है कि एक चीज़, दो चीज़, तीन चीज़ या तीनों इक्वेशंस जो हैं वो कैसे आगे लेके चलती हैं। बहुत शुक्रिया, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे कंवर मोहम्मद दिलशाद, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। सियासी जमातें जहां पे इस वक्त अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं, इलेक्शन कमीशन जो है वो अब नई हल्का बंदियों के तहत आगे लेकर जा रहा है। इसके ऊपर जो वकला तंजीमें हैं वहाँ से भी जो है उनके तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं। बिलखुसूस पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी कल एक लेटर लिखा है। हसन रज़ा पाशा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान बार काउंसिल के। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले ही जानना चाहेंगे कि आपके रिजर्वेशंस क्या हैं, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस वक्त, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि नई हल्का बंदियों के तहत इलेक्शन होंगे और उसमें ज़ाहिर है कि टाइम लगता है। जी बिल्कुल, मैं ये अर्ज करूंगा आपको कि जब परसों इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये डिसीजन दिया लेट स्टार्ट में कि हम 120 दिन हल्का बंदियों के लिए रखेंगे और उसके बाद इलेक्शन प्रोसेस शुरू होगा, तो हमने रिजर्वेशन शो की और वेरी नेक्स्ट डे यानी कि कल हमने प्रेस रिलीज जारी की और उसमें अपने कंसर्न शो किए कि आइन के अंदर 90 डेज में इलेक्शन होना जरूरी है और आप बियॉन्ड दैट डेट आप आगे नहीं जा सकते और ना जाना चाहिए। अगर आपने हल्का बंदियां करनी है तो आप पहले कर लें, क्योंकि एक चीज तो ये तय है कि हल्का बंदियां सिर्फ हो सकेगी, जोग्राफियाई तब्दीलियां टू सम एक्सटेंट होगी, सीट्स में जो है वो इजाफा या कमी नहीं हो पाएगी। उसकी वजह ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का उस पर कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट होगी तो सीट्स बढ़ाई जा सकेंगी या जी, क्योंकि सीट्स बढ़ना और कम होना नहीं है, सिर्फ डिलिमिटेशन होनी है, तो उसके लिए इतने दिन जो है वो गैर मुनासिब है। और अगर इलेक्शन कमीशन की विल है कि वो ये करना चाहता है तो फिर ये 2 महीने में भी मुमकिन है, ये कर सकता है। तो इसके साथ साथ जो है वो बाकी इलेक्शन प्रोसेस जारी रखें, विद इन 90 डेज जो आइन की मंशा है उसके मुताबिक इनको इलेक्शन करवाना चाहिए। ठीक है सर, एक तो 14 मई को भी वायलेशन हुई, 90 दिन के जो इलेक्शन की बात थी वो हम पीछे देख चुके हैं। फिर जाते जाते महज 3 रोज़ पहले काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है उससे इंडोर्स कराना इसे। फिर तीसरी चीज़ ये कि आपने देखा होगा कि बलूचिस्तान में बात की जा रही थी, सिंध में बात की जा रही थी, हल्का बंदियों के नतीजे में नशस्तें जो हैं वो कमो बेश उनमें कमी बेशी होगी। अब अगर वो चीज़ नहीं हो रही, महज डिलिमिटेशन हो रही है, तो आप क्या समझ रहे हैं कि ये ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में हो रही हैं चीज़ें या नहीं?
देखिए बात सिर्फ इतनी है कि पहले मई में अगर सेंसस हो गया था तो उसको नोटिफाई उनको बाय द एंड ऑफ मई कर देना चाहिए था या मैक्सिमम जून के स्टार्ट में, लेकिन डिले के साथ नोटिफिकेशन करना CCI की तरफ से, ताकि अब मीटिंग करके उन्होंने उसको नोटिफाई कर दिया। तो ये नजर आ रहा था कि ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं। और फिर अब इलेक्शन कमीशन ने जब ये बात कर दी तो हम ये समझते हैं कि ये आइन के साथ ये खिलवाड़ होगा। तो ये डिलेइंग टैक्टिक्स का फायदा किसको होगा, किसको फायदा होगा डिलेइंग टैक्टिक्स का? देखिए बात ये है कि पॉलिटिकल पार्टी मेन स्टेक होल्डर्स है, इसमें फायदा या नुकसान पॉलिटिकल पार्टीज का होना है, लेकिन हम तो स्टूडेंट ऑफ लॉ और कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये समझते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आइन और कानून के मुताबिक ये चाहेंगे कि ये सारा सिलसिला चले। लेकिन जब आइन को तोड़ा जाएगा, आइन की, लेकिन सर इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है ना, इलेक्शन कमीशन कह रहा है 120 दिन इसके लिए चाहिए, फिर उसके बाद जो आपका 54-55 डेज का होगा इलेक्शन वर्किंग के लिए वो है, 2024 में इलेक्शन हो जाएंगे। मैं आपको बताता हूं कि अगर जिस हिसाब से डिलिमिटेशन करना चाहते हैं और मामला को चलाना चाहते हैं तो ये फिर मामला जो है ये 120 डेज में हल होने वाला नहीं है। इसको इन्होंने लिंगर ऑन करना है, और लिंगर ऑन करने का मतलब ये है कि मामला कोर्ट में जाएंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करेगा एग्रीड पार्टी। ओके, यानी आप कह रहे हैं कि हल्का बंदियां अगर कोर्ट ऑफ लॉ में जाती हैं, चैलेंज होती हैं, मामला फिर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मार्च में तो सेनेट इलेक्शन भी है, पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो अब किस तरह से आगे बढ़ेगा अगर सेनेट इलेक्शन से पहले नहीं हुई चीजें? अब सोच ये होनी है कि कौमी असेंबली अगर ना हो तो या सूबाई असेंबली ना हो तो काम चल सकता है, तो फिर सेनेट के आधी सेनेट के होने या ना होने से फिर क्या सोच होगी। तो हालांकि आईनी रिक्वायरमेंट है कि सेनेट का इलेक्शन मार्च में होना है, क्योंकि ऑलमोस्ट 50% जो मेंबर्स हैं उन्होंने रिटायर हो जाना है और उनके लिए नया इलेक्शन जरूरी है। अब नया इलेक्शन तभी मुमकिन हो सकेगा कि अगर मार्च के एंड तक इलेक्शन कंप्लीट हो जाए, असेंबलियां वजूद में आज वोट ले ले, तो फिर इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट होगा, तो फिर सेनेट के लिए वो वोट कास्ट कर सकेंगे। और वही असेंबली जो है वो सदर का इंतखाब भी करेगी। असेंबली सदर का इंतखाब करेगी। सदर के लिए तो ये है कि सदर अगर नया सदर मुंतखब होने तक रह सकते हैं, या अगर इनको फारग कराना है तो फिर चेयरमैन सेनेट या स्पीकर कौमी असेंबली इंटरम सेटअप के लिए सदर रह सकते हैं। वो कोई इतना इशू नहीं है। असल इशू जो है वो उसमें है कि जो आपने इलेक्शन करवाने हैं और इलेक्शन के लिए 90 डेज की जो एक रुकावट है उसको बहरहाल कायम रहना चाहिए, और 90 डेज के अंदर इलेक्शन होने जरूरी है। यानी बात इस वक्त यही हो रही है कि वकला तंजीमें और सियासी जमातें भी जो हैं वो इस वक्त तजब्जुब का शिकार हैं कि ये क्या होने जा रहा है, चीज़ें इस वक्त क्लियर नहीं है, और वो क्लैरिटी वक्त के साथ साथ ही आएगी। इस वक्त हमसे बात कर रहे थे हसन रजा पाशा साहब, चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम ज़रा जायज़ा लेंगे पाकिस्तान रेलवे के हवाले से कि वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। वेलकम बैक। और नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान रेलवे के हवाले से। मुल्क में इस वक्त महंगाई हर तरफ है, और ऐसे में खबरें आई कि पाकिस्तान रेलवे ने भी तमाम ट्रेनों के किरायों में तकरीबन 10% का इजाफा कर दिया है, और गरीब आवाम की सवारी है, और इसके साथ ही लोगों की मुश्किलात जो है वो भी काफ़ी बढ़ी हैं। पाकिस्तान रेलवे को जब हम देखते हैं तो ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ा इदारा, और इस इदारे के हवाले से एक जो हुकूमत के हवाले से कहा जाता है इंटरनेशनली, जो एक सेइंग है कि हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं बल्कि कारोबार के लिए कंड्यूसिव माहौल फराहम करना है। लेकिन इस मुल्क में जो बड़े बड़े कॉरपोरेशंस हैं, बड़े बड़े इदारे हैं जिनको हम वाइट एलिफेंट्स कहते हैं, जिनके ऊपर सालाना अरबों रुपए नेशनल किटी से खर्च होता है, और ये लॉस मेकिंग एंटिटीज हैं, ये खसारे के हामिल इदारे हैं। पाकिस्तान रेलवे भी बदकिस्मती से इसी में शामिल है। आज ज़रा पाकिस्तान रेलवे के मामलात को डिस्कस करेंगे। टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद है बाबर रज़ा साहब, जो कि तर्जुमान है पाकिस्तान रेलवे के। बहुत शुक्रिया बाबर रज़ा। ये सबसे पहले बताइए कि
मैंने कहा कि गरीब आवाम जो है वो सफ़र करते हैं रेलवे, गो के उसमें बहुत सारी क्लासेस हैं, लेकिन बहुत भारी पड़ता है लोगों की जेबों पे। 10% इजाफा कर दिया गया, क्या मेन वजह है इसकी? देखिए, सबसे पहले एक चीज मैं क्लैरिफाई करूंगा कि रेलवे इज नॉट अ वाइट एलिफेंट। रेलवे ऑपरेशनल खसारे में नहीं है। रेलवे का खसारा इस वजह से शो होता है कि हमने खुद ही कमाना है और खुद ही हमने सैलरीज और पेंशन अदा करनी है। रेलवे इज अमंग वेरी फ्यू इंस्टीट्यूशन या डिपार्टमेंट्स जो ऐसा करते हैं कि खुद ही कमाकर और पेंशन और ये तनख्वाहें देते हैं। सेल्फ रिलायंस होता है, फाइनेंशियल उसके ऊपर सेल्फ रिलायंस है। अच्छा, तो इस वक्त ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। आपने कहा कि जी ये 10% बढ़ा दिए हैं। आपके इल्म में होगा कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में कई बार पेट्रोल यानी कि डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ, तो इसके बावजूद हमने सिर्फ 2 बार किरायों में इजाफा किया, वो भी सिर्फ ये कि ऑपरेशनल कॉस्ट को मीट करना था। इस बार भी जो है हमारी कोशिश तो यही होती है कि हम जो मुसाफिर हैं, हमारे मुअज़्ज़ज़ मुसाफिर, उनको तकलीफ ना दें, लेकिन हमने ऑपरेशनल कॉस्ट को मीट करना होता है। अगर हम वो नहीं करेंगे तो फिर हमारी गाड़ियां नहीं चल सकेंगी। हम इसमें से कमाते नहीं हैं। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम रेवेन्यू इकट्ठा करते जाएं और मुसाफिरों को तकलीफ दें। हमारा मकसद ये है कि सिर्फ ऑपरेशनल कॉस्ट मीट होती रहे, मुसाफिर भी सहूलत में रहें और रेलवे का पहिया भी रमा दमा रहे। बाबर रज़ा साहब, आप कह रहे हैं कि ऑपरेशनल लॉस, लेकिन फिर भी जो एक्यूमुलेटेड लॉस है कंपनी का, कितने बड़े खसारे में है। बुक्स अगर इसकी बैलेंस शीट उठा के देखें, वो कहा जा रहा है 150 बिलियन रुपीस है, 150 अरब। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। 150 अरब बहुत बड़ी अमाउंट होती है। हमारा सिर्फ जो खसारा जो शो होता है वो तनख्वाहों और पेंशन की वजह से होता है। दैट इज मोर देन 40 बिलियन और अराउंड ये मतलब 1.5-2 अरब एग्जैक्टली इस टाइम मेरे पास करोड़ों में फिगर नहीं है, बट 40 अरब रुपए से ज्यादा है। यानी 40 अरब आप कह रहे हैं कि सालाना पेंशन की मद में पेंशन बिल जो है वो 40 बिलियन पर ईयर। देखें, आपने खसारे की बात की, जो शो होता है मैं उसकी अर्ज कर रहा हूँ। अलबत्ता जो पेंशन का हमारा जो बिल है वो भी तकरीबन इसी के इर्द गिर्द है, 40 अच्छा, ठीक है, मैं मिक्स कर गया था। बैरल 40 बिलियन रुपीस जो है वो पर ईयर आपका पेंशन का बिल। नाउ ये मुझे बताइए कि एक बड़ा ट्रैक है पाकिस्तान रेलवे में हादसात के हवाले से। इन हादसात की रोकथाम के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? देखें, हमारा अगर आप इसमें कंपैरिजन करें जो रोड ट्रांसपोर्ट है और बाकी मोड्स ऑफ ट्रैवल है, तो हमारा जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जो रेलवे है, इट इज द सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इसमें हाउएवर चंद ज़ाहिर अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाते हैं। बस सर, ये चंद इंसिडेंट जो आप कह रहे हैं, 2012 से 2017 के दौरान 757 हादसे हुए हैं ट्रेनों के, और सिर्फ शेख रशीद साहब के दौरे हुकूमत में 74 हादसात हुए हैं। ये चंद हादसात तो नहीं हुए ना कम अज कम? देखें, हादसात जो भी हुए हैं पिछले उसमें दौर में देख लें, पूरे 10 साल के अगर फिगर निकाल लें तो इनमें कमी आ रही है। अब इसमें डेफिनेटली हमारे लिए एक हादसा भी उतना ही अलमनाक है जितने के ज्यादा हादसात हैं। हमारी तो कोशिश ये होती है कि मुसाफिर जो है वो एक जगह से अगर जाता है तो दूसरी जगह जो है वो महफूज तरीन उसको सफर और खुशगवार तरीन सफर मिल सके। तो डेफिनेटली ये हमारी तो पहली प्रायोरिटी है, तरजीह है। तो इसमें जो है आप ये भी ध्यान में रखें कि हमारा जो पिछला जो साल था उसमें जो सैलाब आया था, 525 अरब का नुकसान हुआ था, उसमें हमें अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर का भी लॉस हुआ। तो इससे हमें जाहिर है उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट ने हमें कुछ ज्यादा उसमें सपोर्ट नहीं किया माली तौर पे। अच्छा। तो उसमें चीजें हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने सेल्फ रिलायंस उसमें रहते हुए, अपने महदूद वसाइल में रहते हुए चीजें को बेहतर करें। आगे बढ़ते हैं। जो इदारे को चलाता है चीफ एग्जीक्यूटिव चलाता है, और ये भी हमने देखा कि पाकिस्तान रेलवे में 1.25 साल के अंदर 4 CEOs तब्दील हुए। क्या ये मेरिट के ऊपर थे? क्योंकि आपके शाहिद अजीज साहब 2 माह 27 दिन CEO रहे, अरसल इस्लाम खटक साहब जो हैं वो 3 माह 10 दिन CEO रहे, सलमान सादिक शेख साहब तकरीबन 6 माह 11 दिन CEO रहे, फरहत तैमूर गुलजई साहब 5 माह जो है वो CEO रहे। ये क्या लॉजिक है? देखें, अगर इन चारों को मैं निकाल के कोई जूनियर अफसर मैं वो लगा दूं वहां पे फॉर एग्जाम्पल, जो कि 2 साल जिसकी सर्विस पड़ी हो, तो क्या ये बेहतर है या ये बेहतर है कि जो सीनियर मोस्ट अफसर
मौजूद है, चाहे उसकी सर्विस को, जिसकी कुछ 34-35 साल की बैकिंग है रेलवे की, जिसकी सर्विस की, और वो सीनियर मोस्ट है, वो ज्यादा सुटेबल रहेगा। नहीं तो ये तो वही बात होगी जो ये एक परसेप्शन है। काइंडली कंप्लीट करने दें, कंप्लीट। तो चारों आपने अफसरान नाम लिए, ये सीनियर मोस्ट अफसर थे। जब एक रिटायर हुआ, हाँ। उसके बाद जो सीनियर मोस्ट अफसर था उसको लगा दिया नहीं गया। लेकिन सर कहा यह जाता है, सर कहा यह जाता है कि ख्वाजा साद रफीक साहब रेलवे मिनिस्टर थे और वो ये चाहते थे कि हर सीनियर बंदा जो है वो एज ए सीईओ रिटायर हो। तो ये 2-2 महीने की जो है नवाजिशात इसीलिए की गई कि वो जिंदगी में कह सके कि हाँ भाई एक वक्त में हम चाहे 2 महीने के लिए रहे लेकिन सीईओ रहे पाकिस्तान रेलवे के। ये मेरिट के ऊपर तो नहीं था। फिर तो ये अगर मेरिट के ऊपर उस वक्त होता है कि जब आप पहले करते, ये 2-2 महीने के लिए बांटा गया सबको। देखिए, इतना बड़ा इदारा और इतनी बच्चों जैसी बात नहीं हो सकती इमरान भाई। हाँ। ऐसा नहीं है। आप इनका रिकॉर्ड उठा के देखें, ये तमाम सीनियर मोस्ट अफसरान हैं। सर वो है, मैं नहीं कह रहा, मैं बाबर साहब मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि ये सीनियर मोस्ट है और सीनियर मोस्ट ही, लेकिन 2-2, 2.5, 3-3 महीने के लगाने की लॉजिक क्या थी? ऐसा क्या मेरिट था? ऐसा क्या देखा गया था कि जनाब ये अच्छा करेंगे, ये अच्छा नहीं कर रहे तो इनकी जगह इसको लगाओ, ये अच्छा नहीं कर रहे तो इनकी जगह इसको लगाओ? मैं तो ये उनके तैनाती का मेरिट पूछ रहा हूँ सर। देखें, एक जब सीईओ साहब रिटायर हुए, उनके बाद अगले जो सीनियर मोस्ट थे उन्हीं को लगाना था हमने, बजाय इसके कि हम ये देखते कि जी फलां बंदा जो सीनियरिटी में 6ठे नंबर पे है और उसकी सर्विस को 1 साल रहता है तो हमारा 1 साल भी निकाल जाएगा और हमें कोई बात भी नहीं करेगा। ऐसा नहीं है। हम सिर्फ ऐसे बंदे को सीईओ लगा रहे थे जो मेरिट में नंबर 1 पे था और उसके बाद जो नंबर 2 पे आता था, उसके बाद जब वो रिटायर हुआ तो वो लग गया। चलें जी, बड़ी अच्छी बात है। सब खुश गए, सब खुश गए, फिर इसका मतलब है। अच्छा, अब विजन 2026 ख्वाजा साद रफीक का ML1 चाइना की मदद से ये प्रोजेक्ट आना था। $3.8 बिलियन का ये प्रोजेक्ट था जब ये 2014 में इसको कंसीव किया गया। अब कहा जा रहा है कि ये ओवर 10 बिलियन तक जा चुका है, $10 अरब तक जा चुका है। क्या स्टेज है, किस स्टेज पे ये सुस्त रवि का शिकार क्यों है? पिछले कमेंट का मैं जवाब देके इसका जवाब देता हूं कि सब खुश गए। आज हमारे एक निसार अहमद साहब ग्रेड 21 में रिटायर हुए हैं, रिटायर हो गए। इनको सीईओ लगाया जा सकता था। खुश तो नहीं इस हिसाब से गए कि इनको भी सीईओ नहीं लगाया गया क्योंकि ये मेरिट में उस हिसाब से नहीं आ रहे थे। अच्छा। तो ये काइंडली इसको थोड़ा सा चले, ठीक है, अच्छा है आपने तस्दीर कर दी। अच्छा, अब दूसरे आप क्वेश्चन के आप जो है उस पे आ जाता हूँ। ML1 10 कुछ अरब इसकी इनिशियल कॉस्ट थी। इसको कॉस्ट कटिंग करके इसकी $6.67 बिलियन पे हम ले आए हैं और ये अक्टूबर में इंशाल्लाह जो प्रेसिडेंट शी हैं, लेकिन उसके लिए ये कहा जा रहा है कि कॉस्ट कटिंग में जो की गई है वो कुछ डिजाइन वगैरह, कुछ फेंसिंग वगैरह, कुछ चीजों को कम किया गया, उसकी वजह से है कॉस्ट कटिंग। इमरान साहब, आपके इल्म में है कि हमारी मईशत इस टाइम अफोर्ड नहीं कर सकती कि एक भी ऐसा इजाफी डॉलर हो जो कि हमें वापस करते हुए तकलीफ हो, प्रॉब्लम हो। हम मिनिमम जो पॉसिबल लेकिन बेहतरीन जो अवेलेबल वो जो चीज होगी हमारे लिए वो हम वो बनाने जा रहे हैं। अच्छा। इनिशियल जो इसका जो 10 कुछ था, अगर हम उस पे जाते हमारे लिए वापस करने में थोड़ा मसला। सर बिल्कुल, जरा लास्ट मिनट है, मैं ये जानना चाहूंगा कि अब कब तक आप डीजल के ऊपर चलाएंगे? जो इलेक्ट्रिफिकेशन थी इंजन्स की, वो बीच में कुछ एक प्लान था, वो आया था, चला भी था, लेकिन उसको खत्म कर दिया गया, वाइंड अप कर दिया गया, क्यों? देखें, इस पे सारा वो डिपेंड करता है कि हमारे पास वसाइल कितने हैं। वसाइल जैसे ही हमारे पास बेहतरी आएगी वसाइल में, हम हर वो चीज करेंगे जो कि मौजूदा दौर की या इंटरनेशनल जो रेलवे सिस्टम उसकी डिमांड है। लेकिन हमारे पास आपके इल्म में अभी आपको अर्ज की कि मैंने 500 अरब से जायद का नुकसान करवा बैठे हैं हम। रेलवे ही था जो उठ के बैठा हुआ है। तो अब जाहिर बात है, जैसे ही हमारे पास वसाइल आते रहेंगे तो अपडेशन और अपग्रेडेशन हर चीज की जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बाबर रजा साहब, तर्जुमान पाकिस्तान रेलवे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। जाहिर है कि ये कहा यह जाता है कि जिस दिन पाकिस्तान रेलवे खड़ा हो गया, पूरा पाकिस्तान खड़ा हो जाएगा, पाकिस्तान की मईशत खड़ी हो जाएगी। असल जो बिज़नेस है फ्रेट का, क्योंकि वक्त कम था उनसे मैं उसके ऊपर बात नहीं कर सका, पूरी दुनिया में जो है एक जो कमर्शियली अगर रेलवे स्ट्रांग होता है तो फ्रेट के बिज़नेस से होता है। लेकिन पाकिस्तान में हमने हाईवेज वगैरह बना दिए, हमने पाकिस्तान में लॉजिस्टिक कंपनीज बना दी कि वो ट्रांसपोर्टेशन उनसे हो। तो ये तबाह ऐसे ही नहीं हुआ, ये सारा हमें दुनिया को देखना चाहिए कि दुनिया किस तरीके से अपने रेलवे के निज़ाम को, मवासलात के निज़ाम को लेकर चल रही है और हम क्या कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।